पैंट में पोटी करने वाली सिंड्रेला परी। कुछ समय पहले की बात है। परी लोग के राज्य में सभी परियां एक साथ खुशी खुशी रहा करती थी और उन्हीं परियों में से एक परी थी सिंड्रेला, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी थी। और सिंड्रेला परी को परी लोक में हर कोई बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चंचल और अच्छे स्वभाव की थी। तभी एक दिन सिंड्रेला परी पहाड़ी की ओर कुछ खूबसूरत फल तोड़ने गई होती है और उसी पहाड़ी की दूसरी तरफ मेनका नाम की एक जादूगरनी रहा करती थी। और उस दिन भी मेनका अपने घर के बाहर खड़ी होकर अपने जादू का प्रयोग कर रही होती है कि तभी अचानक से मेनका जादूगरनी का पेट खराब हो जाता है और बूढ़ी होने की वजह से वो अपने पैंट में ही पोटी कर देती है। और ये देखकर सिंड्रेला परी जोर जोर से हंसने लगती है और सिंड्रेला परी को खुद पर हंसता देख मेनका जादूगरनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, दुष्ट परी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? अरे वो तो आज मेरा पेट खराब है, लेकिन ये तो सिर्फ एक आम परेशानी है जो हर किसी को हो जाती है, फिर चाहे वो जादूगरनी हो या तुम्हारी जैसी परी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे परीलोक में तो आज तक किसी का भी पेट खराब नहीं हुआ है। ये सारी परेशानी तो बस तुम जैसे जादूगरनी को ही हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों का काम ही होता है गंदगी फैलाना। अगर ये बात है तो फिर ठीक है, आज मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जब भी कुछ खाएगी तो तेरा पेट उसी वक्त खराब हो जाएगा और तू भी इसी तरह पैंट में पोटी कर देगी। और तेरी इस हरकत की वजह से परीलोक में हर कोई तुझसे नफरत करने लगेगा और कोई भी तुझे पसंद नहीं करेगा। इतना कहकर वो जादूगरनी अपने घर के अंदर चली जाती है और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सिंड्रेला परी उस जादूगरनी से बहुत बार माफी मांगती है, लेकिन वो जादूगरनी उसकी एक नहीं सुनती और सिंड्रेला परी को निराश होकर वापस अपने परीलोक आना पड़ता है कि तभी रास्ते में उसकी एक दोस्त उसे मिल जाती है और वो सिंड्रेला परी से कहती है, अरे सिंड्रेला, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम्हें याद है ना, आज मेरा जन्मदिन है तो तुम्हें शाम को मेरे घर जरूर आना है। अपनी दोस्त के इतना कहने पर सिंड्रेला परी उससे कुछ नहीं कह पाती है और चुपचाप अपने घर की ओर चल देती है। और शाम होते ही सभी परियां तैयार होकर नैना परी के जन्मदिन में उपस्थित हो जाती हैं। तभी कुछ देर बाद सिंड्रेला परी भी तैयार होकर जन्मदिन में आ जाती है और सिंड्रेला परी को देखते ही नीलम परी कहती है, अरे सिंड्रेला, तुम आ गई, चलो चलकर कुछ खाते हैं। नहीं, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भी भूख नहीं है। अरे भूख नहीं है? ऐसे कैसे भूख नहीं है? आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज तुम सबको जितना मन चाहे उतना तुम खा सकते हो। और सिंड्रेला, तुम्हें तो खाने का कितना शौक है, तो चलो आज हम सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। इतना कहकर सभी परियां एक साथ मिलकर खाना खाने लगती हैं कि तभी खाना खाते ही सिंड्रेला परी के पेट में अचानक से गुड़गुड़ होने लगती है और वो कहती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे पेट में तो बहुत तेज गुड़गुड़ हो रहा है। अब मैं क्या करूं? ये लोग तो मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। इतना कहकर सिंड्रेला अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, लेकिन उसका पेट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो अपने पैंट में ही पोटी कर देती है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में बदबू फैल जाती है। और सभी परियां कहती है, अरे ये अचानक से इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? मेरा तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अरे मुझे तो लगता है कोई बिना फ्रेश हुए यहाँ पर आकर खाना ठूस रहा है और वही ये गंदगी भी फैला रहा है। अपने दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर सिंड्रेला परी को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होती है और वो बिना किसी से कुछ कहे नजरें झुकाए चुपचाप बैठी होती है। तभी नैना परी उससे कहती है, अरे सिंड्रेला, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हुई हो? वैसे तो तुम इतनी उछलती कूदती रहती हो, पर आज तुम इतना अलग क्यों लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने घर जाकर आराम कर लूँ, फिर हम लोग कल एक साथ खूब मस्ती करेंगे। इतना कहकर सिंड्रेला परी वहाँ से चुपचाप उठकर चली जाती है और अपने घर जाकर रोते हुए कहती है,
आज तो मैं बाल बाल बच गई, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर मेरे दोस्तों को मेरी इस परेशानी के बारे में पता चल जाएगा तो वो लोग मुझसे कभी बात नहीं करेंगे और मेरा खूब मजाक उड़ाएंगे। नहीं, मैं उन सबको अपनी इस परेशानी के बारे में कभी पता नहीं चलने दूंगी। और इसी तरह अगले दिन जब सिंड्रेला परी टहलने के लिए बगीचे में आती है तो उसी समय उसे आम के पेड़ पर एक बहुत ही स्वादिष्ट पीला आम नजर आता है, जिसे देखकर सिंड्रेला के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहती है, अरे वाह, ये आम तो कितना स्वादिष्ट लग रहा है, चलो इसे तोड़कर खाकर देखती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला परी जैसे ही वो आम तोड़कर खाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी वक्त अचानक से उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है और वो कहती है, अरे नहीं, फिर से वही परेशानी, अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, घर चली जाती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला परी जैसे ही अपने घर की ओर जा रही होती है तभी उसे रास्ते में अपनी कुछ सहेलियां मिल जाती है और वो सिंड्रेला परी से कहती है, अरे सिंड्रेला, तुम यहाँ? चलो अच्छा है तुम हमें यही मिल गई, वरना तो हम तुम्हें बुलाने तुम्हारे घर ही आ रहे थे। क्यों, क्या बात है? कोई जरूरी काम था क्या? नहीं नहीं, वो तो हम बस तुम्हें अपने साथ खेलने के लिए बुला रहे थे। वैसे भी तुम कल रात से बहुत अलग नजर आ रही हो। क्या बात है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर ठीक है, चलो हम लोग एक साथ मिलकर कुछ खेलते हैं। इतना कहकर सभी परियां एक साथ मिलकर पकड़म पकड़ाई खेलने लगती है और अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते सिंड्रेला अपने पेट खराब के बारे में भूल ही जाती है कि तभी अचानक से सिंड्रेला के पेट में फिर से गुड़गुड़ होने लगता है और वो कहती है, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा पेट खराब है, अब मैं क्या करूं? सिंड्रेला इतना सोच रही होती है कि तभी अचानक से वो जोरदार पाद मारती है और पाद के साथ ही उसके पैंट में ही पोटी निकल जाती है, जिसकी वजह से चारों तरफ बदबू फैल जाती है और हर कोई सिंड्रेला को ही देखने लगता है। जिसके बाद सिंड्रेला की सभी सहेलियां उससे कहती है, हे भगवान, सिंड्रेला, तुम इतने गंदे काम कब से करने लगी हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? और नहीं तो क्या सिंड्रेला, और लगता है कल रात पार्टी में भी तुम ही ने गंद मचाया होगा। पता नहीं तुम कब से ऐसे गंदे काम करने लगी हो। मुझे तो तुमसे नफरत हो रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से, वरना इस गंदी बदबू से तो मेरी जान ही चली जाएगी। इतना कहकर सभी परियां वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सिंड्रेला परी भी रोते हुए अपने घर चली जाती है और कहती है, अब मैं किसी के साथ नहीं खेलूंगी और न ही अपने घर से कहीं बाहर जाऊंगी, वरना अपनी इस परेशानी की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा और हर कोई मुझसे नफरत करने लगेगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला परी कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलती है और जब रानी परी को सिंड्रेला परी कई दिनों तक दिखाई नहीं देती है तो वो सिंड्रेला परी की दोस्तों से उसके बारे में पूछती है, अरे नीलम परी, क्या तुम्हें सिंड्रेला परी के बारे में कुछ पता है? क्योंकि कई दिनों से वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है और मुझे उससे आज कुछ काम भी है। रानी परी के इतना कहते ही नीलम परी उन्हें सारी बातें बता देती है और कहती है, रानी परी, उस दिन से मैंने सिंड्रेला परी को फिर दोबारा कभी नहीं देखा और न ही मैं उससे मिलने उसके घर गई, इसलिए आज मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। आप सब परियां हमारी जिम्मेदारी हैं, इसलिए जब आपको कोई भी परेशानी हो तो आप सब सबसे पहले मेरे पास आकर अपनी परेशानी बताइए। मैं आप सब की परेशानी का हल जरूर निकालूंगी, लेकिन आप सबको भी एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप सब किसी की भी परेशानी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाएंगी, बल्कि उसकी सहायता करेंगी और यही हम परियों का असली फर्ज है। रानी माँ की ये बात सुनकर सभी परियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रानी माँ से इस बात के लिए माफ़ी मांगती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तभी रानी माँ सिंड्रेला परी के घर जाती है और उससे कहती है, अरे सिंड्रेला परी, क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रानी परी के इतना कहते ही सिंड्रेला परी उन्हें अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद रानी परी कहती है, अच्छा तो ये बात है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का हल है, पर तुम्हें आइंदा इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें किसी का भी इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना वो मजाक हम पर ही भारी पड़ जाता है।
इतना कहकर रानी परी फूलों से बना एक रस सिंड्रेला परी को पीने के लिए देती है, जिसके पीते ही सिंड्रेला परी की सारी परेशानी दूर हो जाती है और उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होता है। और वो कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। और इस तरह सिंड्रेला परी के पैंट में पोटी करने की परेशानी दूर हो जाती है और वो फिर से एक बार अपने दोस्तों के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीना शुरू कर देती है। अनोखा मिट्टी के घर का जादू। सीमा और उसका छोटा भाई सुमित अपनी माँ इंदु और पिता अजय के साथ रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे और एक छोटी सी झोपड़ी में अपना गुजारा करते थे। इंदु को बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाने आता था। इंदु अपने हुनर से सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने बनाया करती थी और सीमा के पिता उस खिलौने को बाजार में ले जाकर बेचा करते थे। खिलौने बेचकर अजय को जो कुछ भी पैसे मिलते उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी एक दिन इंदु अपने पति से कहती है, सुनो जी, आप हर रोज अकेली ही खिलौने बेचने जाते हो, इतने में हमारे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। आपको पता है घर में राशन भी बहुत कम बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं भी आपके साथ खिलौने बेचने चलूंगी। अरे भाग्यवान, तुम एक साथ इतना काम कैसे करोगी? तुम घर भी संभालती हो, बच्चे भी संभालती हो और मिट्टी के खिलौने भी बनाती हो और मेरे साथ खिलौने बेचने भी जाओगी? नहीं नहीं, मैं इतना बोझ तुम पर नहीं डालना चाहता। कोई बात नहीं जी, आप मुझे अपने साथ खिलौने बेचने के लिए लेकर चलिए। हम दोनों अलग अलग खिलौने बेचेंगे तो ज़्यादा कमाई होगा और हम दोनों मिलकर अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण भी कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे को अच्छे से खाना पीना भी नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने बच्चों को भूखे नहीं देख सकती। इंदु बहुत ही जिद करने लगती है। तभी अजय मान जाता है और दोनों अलग अलग मिट्टी के खिलौने लेकर बेचने के लिए चले जाते हैं। खिलौने ले लो, खिलौने, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले लो। ऐसी ही आवाज लगा लगा कर इंदु सारे मिट्टी के खिलौने बेच देती है। वहीं दूसरी तरफ अजय भी जोर जोर से आवाज लगाकर मिट्टी के खिलौने बेचता है। दोनों अलग अलग खिलौने बेचने गए थे, इसलिए आज दोनों की कमाई अच्छी हो जाती है और अपने बच्चों को खाने के लिए मिठाई लेकर आता है। मिठाई देखकर दोनों भाई बहन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सीमा अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, ये मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कितने समय बाद हम ये मिठाई खा रहे हैं। मैं तो मिठाई का स्वाद ही भूल गई थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपको तो पता है कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। ये रसगुल्ला तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सूखी रोटी खा खा कर दिन काट रहे थे, आज रसगुल्ला खाकर मन खुश हो गया। इंदु और अजय अपने दोनों बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। अब ऐसे ही इंदु रात भर जागकर खिलौने बनाती और सुबह अजय के साथ बाजार जाकर खिलौने बेचा करती थी। और जिस दिन ज़्यादा खिलौने बिकता था उस दिन अपने बच्चों के लिए बाजार से ही स्वादिष्ट पकवान लेकर आती। लेकिन तभी एक दिन इंदु और अजय दोनों एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उसी बीमारी में दोनों की मृत्यु हो जाती है। पूरे घर में मातम सा छा जाता है। सीमा और सुमित दोनों बहुत रोते हैं। तभी सीमा बोलती है, माँ, पिताजी, आप दोनों हमें ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? अभी तो हमें आप दोनों की बहुत ज़रूरत थी। आप दोनों हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अब हम दोनों भाई बहन क्या करेंगे? अब तो हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए। हम दोनों का आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। दीदी, माँ पिताजी हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो तो दीदी, दोनों कैसे आराम से सो रहे हैं। मैं कब से माँ पापा को आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों तो मेरा एक भी नहीं सुन रहे हैं। दीदी, आप माँ से कहो ना कि वो मेरी बात सुने। सुमित, माँ पिताजी हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हम दोनों रोज रात को माँ पिताजी से बात करेंगे, क्योंकि वो दोनों एक सुंदर सा तारा बन गए। माँ पिताजी हम दोनों से रोज रात को मिलने आएंगे, एक तारे के रूप में। अब चुप हो जाओ मेरे प्यारे भाई, ऐसे नहीं रोते।
ऐसा कहकर सीमा अपने छोटे भाई सुमित को दिलासा देती है। फिर कुछ समय बाद दोनों भाई बहन अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सुमित अपनी बड़ी बहन से कहता है, दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज दीदी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। दीदी जब मैं खिलौने बेचकर आती थी तो वो हमें अपने हाथों से खाना खिलाती थी, फिर उसके बाद अपनी गोद में लेकर मुझे लोरी गाकर सुलाती थी। दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई दीदी? सुमित मेरा प्यारा भाई, मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। अब माँ की तरह मैं तुम्हारा ख्याल रखा करूँगी। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी और तुम्हें लोरी भी गाकर सुनाऊंगी, ठीक है? चलो अब फटाफट उठो, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाई हूँ, लो तुम खा लो। ऐसा कहकर सीमा अपने छोटे भाई को खीर खिलाती है और उसके बाद लोरी गाकर अपने भाई को सुला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में जो भी राशन था अब सब कुछ खत्म हो जाता है और जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो भी अब खत्म हो जाता है। अब घर में ना तो एक भी रुपया था और ना ही एक भी दाना। सीमा बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है, घर में जो भी राशन था वो भी खत्म हो गया, अब तो एक भी रुपया नहीं है। अब मैं सुमित का ख्याल कैसे रखूंगी? लगता है मुझे भी माँ की तरह खिलौने बनाकर बेचने चाहिए। खिलौने बेचकर ही मैं अपने भाई का ख्याल रख सकती हूँ। वैसे भी मुझे मिट्टी का घर बनाना अच्छे से आता है। बहुत बार मुझे माँ ने भी कहा था कि तुम्हें मिट्टी का घर बनाना अच्छे से आता है। ऐसा सोचकर सीमा मिट्टी के छोटे छोटे सुंदर सुंदर घर बनाती है और उसे बेचने के लिए बाजार में चली जाती है। छोटे छोटे सुंदर सुंदर मिट्टी के घर ले लो, आओ आओ ले लो, बहुत ही प्यारे प्यारे से मिट्टी के घर हैं, मिट्टी के घर ले लो। ऐसा कहकर सीमा अपने हाथों से बनाए हुए छोटे छोटे मिट्टी के घर बेचने के लिए बैठी रहती है। ऐसे ही शाम हो जाता है, लेकिन बेचारी सीमा का एक भी घर नहीं बिकता है और वो उदास होकर अपने घर आ जाती है। तभी सुमित सीमा से खाना मांगता है। दीदी मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज दीदी मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। 2 दिनों से आप मुझे बस एक एक रोटी खाने को दे रही थी, लेकिन आज तो आपने मुझे एक भी रोटी खाने को नहीं दी। दीदी बहुत तेज की भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे प्यारे भाई, आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं मिट्टी के घर बेचने गई थी, लेकिन एक भी घर नहीं बिका। घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है और ना ही एक पैसा भी है। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे भाई, कल मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगी। अब चलो पानी पीकर सो जाओ। ऐसा कहकर सीमा सुमित को पानी पिलाकर सुला देती है और खुद आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती है और आसमान में चमकते हुए 2 तारों से बातें करती है। उन तारों को सीमा अपने माँ पिताजी समझती है। माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ क्योंकि मैं सुमित को खाना तक नहीं खिला पा रही हूँ। आज मेरा भाई पानी पीकर ही सो गया, ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मैं क्या करूँ माँ, मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ लेकिन अपने छोटे भाई को भूखा नहीं देख सकती हूँ। ऐसा कहकर सीमा फूट फूट कर बहुत रोती है और वहीं रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह सीमा फिर से मिट्टी के घर को लेकर बाजार बेचने चली जाती है। तभी सीमा के पास एक औरत आती है और वो 3 घर खरीद कर ले जाती है। ये देखकर सीमा बहुत खुश होती है और सीमा उन पैसों का अपने और अपने भाई के लिए खाना खरीद कर घर ले जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है और वो सीमा से कहती है, बेटा मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? 4 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। बेटा मैं बहुत लोगों से खाना मांगी लेकिन मुझे किसी ने खाने को नहीं दिया। बेटा तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। अम्मा मेरे पास थोड़ा सा खाना है जो मैं अपने लिए और अपने भाई के लिए ले जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको अपने हिस्से का खाना खिला सकती हूँ लेकिन अपने भाई के हिस्से का नहीं। अगर आपका इतने में पेट भर जाता है तो आप खा लो। ऐसा कहकर सीमा अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी अम्मा एक परी के रूप में आ जाती है और वो परी सीमा से कहती है, सीमा बेटी
तुम बहुत ही अच्छी हो। मैं परी लोक से पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आती हूँ। जो लोग अच्छे और नेक दिल के इंसान होते हैं, परियां उनकी मदद करती है। सीमा, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मिट्टी के घर को अनोखा मिट्टी का घर बनाती हूँ। परी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अनोखा मिट्टी के घर, ये सब कैसे हो सकता है? सीमा, तुमने अपनी मेहनत से बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के छोटे छोटे से घर बना रखे हैं। एक घर को मैं अनोखा घर बना देती हूँ। वो घर जादुई होगा। उस घर को तुम जिस जमीन पर रखोगी वो एक सुंदर घर में बदल जाएगा और उसके अंदर तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान मिलेगा। अब तुम्हें झोपड़ी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अनोखा मिट्टी के घर में रहना और हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहना। ऐसा कहकर वो परी सीमा की मिट्टी के घर को अनोखा मिट्टी के घर बना देती है। सीमा परी को धन्यवाद करके उस अनोखा मिट्टी के घर को अपने साथ ले आती है और जहाँ उसकी झोपड़ी होती है वहाँ उस मिट्टी के अनोखा घर को रख देती है। तभी उसके सामने वो झोपड़ी एक आलीशान बंगले में बदल जाता है। सीमा और सुमित उस घर के अंदर जाकर देखते हैं। तभी वहाँ पर तरह तरह के मिठाई और पकवान रखे थे और उनके ज़रूरत का हर सामान, खाना पीना, पहनने के लिए कपड़े, जूते, सैंडल सब रखे थे। सुमित और सीमा दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। तभी सुमित सीमा से कहता है, दीदी, आपने मुझसे कल वादा किया था कि आप मुझे अगली सुबह पेट भरकर खाना खिलाओगी और वो वादा आपने पूरा किया। अब बहुत ही अच्छी हो दीदी, आप दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। दीदी, अब हम इस आलीशान बंगले में रहेंगे। दीदी देखो ना, कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं और कितने अच्छे अच्छे कपड़े। दीदी, ये सब कुछ आपकी वजह से मिला है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे दिल की हो और ईमानदार लड़की हो। सुमित, हमें तो सब कुछ मिल गया, लेकिन हमारे जैसे ना जाने कितने अनाथ बच्चे हैं। सीमा के इतना कहते ही अनोखा मिट्टी के घर के जादू से बहुत सारे सोने से भरे मटके आ जाते हैं। तभी सीमा समझ जाती है कि हमें इन सोने के सिक्कों का क्या करना चाहिए। अगले दिन सीमा और सुमित दोनों मिलकर गरीब, अनाथ और ज़रूरतमंद लोगों में सोने का सिक्का बांट देते हैं, जिसकी वजह से पूरे गांव में सीमा और सुमित की बहुत प्रशंसा होती है और दोनों भाई बहन भी अनोखा मिट्टी के घर के जादू से आलीशान बंगले में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।